माननीय सभासदों, अध्यक्ष मैडम पधार रही है। Sit down, please. माननीय सांसदों, मैं युवा संसद के इस मानसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आशा करती हूँ कि इस नए सत्र में संसद के अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा रहेगी और यह भी आशा करती हूँ कि आप सदन में लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखेंगे। नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। माननीय महासचिव महोदय। धन्यवाद महोदय। मिस्टर अभिनव कोहली जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? इंग्लिश। I, Abhinav, having been elected a member of the lower house of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear truth, faith, and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मिस्टर राहुल जो असम के जोराहाट संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं, अब शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञा करेंगे। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगे? हिंदी भाषा। मैं राहुल जो युवा सांसद की लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। सुश्री अंजलि जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा करेंगी। महोदय, आप शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगी? संस्कृत भाषा में। अहम अंजलि लोकसभाया सदस्यत्वे निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्नास्ते यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयसि यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नाम् अखण्डता च अक्षरां रक्षामि तथा पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। Now the Honorable Prime Minister will introduce the new ministers. धन्यवाद महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का सदन से परिचय कराना चाहती हूँ। श्रीमती काजल केंतुरा, विदेश मंत्री। श्री अनुराग डोभाल, गृह मंत्री। श्रीमती मुस्कान रावत, शिक्षा मंत्री। श्री अभिनव कोहली, परिवहन मंत्री। धन्यवाद। प्रश्नकाल शुरू किया जाता है। प्रश्न संख्या 1, माननीय सांसद श्री दिव्या राणा। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क एवं परिवहन मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ। भारत में प्रत्येक सड़क हादसाओं में 1.5 लाख
लाख लोगों की मौत हो जाती है और 7.5 लाख लोग विकलांग हो जाते हैं। आखिर इस दुर्घटना के पीछे क्या कारण है? यह यूं नहीं रुक रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या राज है? हमारा भारत देश की सड़कें कब तक गड्ढा मुक्त होंगी? आपने क्या प्लान किया है? परिवहन एवं सड़क मंत्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। सड़क सुरक्षा पर माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के क्रम में मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत करा देना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में बहुत गंभीर है तथा निरंतर प्रयासरत भी है और सरकार द्वारा समय समय पर कठोर कानून भी बनाए गए हैं जिनका विवरण निम्नवत है। नंबर 1, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज गति से गाड़ी चलाना और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना तथा बिना वैध लाइसेंस के गाड़ी चलाने जैसे नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त से सख्त दंड और कार्रवाई की व्यवस्था भी की गई है। लापरवाही ड्राइविंग को रोकने के लिए जुर्माने में भी काफी वृद्धि की गई है। नंबर 2, अनिवार्य हेलमेट और सीट बेल्ट कानून। इस कानून में सरकार द्वारा सभी 2 पहिए वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले लोगों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है तथा 4 पहिए वालों वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। जो इन नियमों का उल्लंघन करेगा उसमें सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और कठोर कानून की व्यवस्था भी की गई है। सरकार द्वारा समय समय पर पूरे देश में सुरक्षा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि सड़क में दुर्घटनाएं कम हो और सब लोग सुरक्षित रहे। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 102 माननीय सांसद मिस तनिष्का। धन्यवाद महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में हमारे देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है और यह सरकारी अस्पतालों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा दूं कि सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2018 को लागू किया गया है, जिसके द्वारा देश के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि अंतर्गत जून 2024 तक देश के 34.7 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। यह योजना देश के 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोगों को कवर करती है। इस योजना की खास बात यह है कि पात्र परिवारों के सभी सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस योजना में 49% महिला लाभार्थियों सहित 7.5 करोड़ लोगों ने अब तक अस्पतालों में भर्ती होकर अपना उपचार करवाया है। प्रश्न संख्या 103 माननीय सांसद मिस हिमानी। धन्यवाद महोदया। माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश वर्तमान समय में हमारे देश में पेयजल की समस्या बनी हुई है। गर्मियों का मौसम आते ही सारे घरों के नल सूख जाते हैं। देश की आबादी में एक बहुत बड़े भाग को शुद्ध जल नहीं मिल पाता है, जिससे वे अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, जो कि आने वाले समय में खतरे की घंटी साबित होगी। आखिर सरकार इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद महोदय। माननीय जल संसाधन मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के क्रम में मैं आपके माध्यम से सदन को यह अवगत करा देना चाहती हूँ कि पेयजल जैसी गंभीर समस्या पर हमारी सरकार संवेदनशील है, जिससे निपटने के लिए हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन नामक योजना प्रारंभ कर चुकी है, जिसका उद्देश्य है हर घर जल और हर घर नल है। महोदया, मैं सदन को यह भी अवगत करा दूं कि इस योजना का प्रथम चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिसका उद्देश्य है हर घर में पानी पहुंचाना होगा। धन्यवाद महोदया।
खेल मंत्री भारत सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारा देश जिसकी जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, आखिर क्या कारण है कि इतनी विशाल जनसंख्या होने के बावजूद भी पेरिस ओलंपिक 2024 में हम अन्य देशों की तुलना में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सरकार खेलों के उत्थान के लिए क्या नीति बना रही है? धन्यवाद। खेल मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के क्रम में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति 2020 में भी प्रावधान किए गए हैं। सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, राष्ट्रीय खेल योजनाएं, खेल प्रतिभा खोज के लिए पोर्टल इत्यादि योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजनाएं की जा रही है, जिसका लक्ष्य ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भविष्य के दावेदारों का खोजना, विकसित करना और तैयार करना है। जूनियर टॉप्स नामक एक सम्मान कार्यक्रम जो 10 से 12 वर्ष के बच्चों को लक्षित करता है, जो 2020 से संचालित है। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत ने इतिहास में अपना सफल प्रदर्शन करते हुए 7 गोल्ड, 9 सिल्वर तथा 13 ब्रॉन्ज कुल सहित 29 पदक जीते हैं। धन्यवाद महोदया। संख्या 105 माननीय सांसद मिस रिया। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को कम करने के लिए मंत्रालय क्या कर रहा है? महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामलों में समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रहा है? महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए मंत्रालय की क्या योजना है? महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय है। इस प्रकार राज्य सरकारें महिलाओं, बच्चों व अन्य नागरिकों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि देश में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय महिलाओं से संबंधित विभिन्न विशेष कानून जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण के लिए अधिनियम 2013 तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्रशासन कर रहा है। अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार इन कानूनों को और कठोर बनाने के लिए प्रयासरत है। यौन अपराधों के खिलाफ प्रभावी कानूनी रोकथाम के लिए संशोधित अधिनियम 2013 लागू किया गया है। इस संशोधित कानून अधिनियम के तहत 2018 वर्ष से 12 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के लिए मृत्यु दंड सहित और भी कठोर दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं के लिए निर्भया कोष की स्थापना भी की है। पीएम पोषण योजना, मिड डे मील योजना आदि पूरे देश में संचालित है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 106 माननीय सांसद ईशांत रावत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को क्या फायदा होगा? ऐसी कौन सी अनिवार्यता है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन से कानून लाना पड़ रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न के क्रम में मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में यह योजना केवल अभी से नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता बाद भी 1952 से 1967 तक में प्रतिवर्ष निकाय चुनाव होने के कारण जनता भी बहुत परेशान है तथा सरकार का भी इसमें अनावश्यक समय तथा पैसे की भी बर्बादी हो रही है। इसके लिए यह योजना देश के हितों के लिए जरूरी है। इसके निम्नलिखित फायदे मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंबर 1, चुनाव खर्च में कटौती। देश में बार बार चुनाव करने पर लॉजिस्टिक सुरक्षा, जनशक्ति सहित कई चीजों पर पैसा खर्च होता है। इस बार पर हुए लोकसभा चुनाव में अनुमानित कुल खर्चा करीब 1.35 लाख करोड़ तक हुआ है, जो कि 2019 के लोकसभा
लोकसभा चुनाव के कहीं अधिक है। यदि राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकाय के कुल खर्चे को जोड़ा जाए तो अंदाज लगाइए कि कुल खर्चा कितना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के चुनावी खर्चे में कटौती होगी, जिसको हम अन्य विकास कार्यों में लगा सकते हैं। नंबर 2, प्रशासनिक कार्यक्षमता में वृद्धि। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से नीति निर्माण व विकास कार्यों में रुकावट आती है। यदि 5 साल में सिर्फ एक बार आचार संहिता लागू हो तो स्वाभाविक है कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी होगी। महोदय, मैं माननीय सदस्य से तथा विपक्ष से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस महत्वपूर्ण कानून को बनाने में सरकार का साथ दे। धन्यवाद। माननीय सांसद महेश रावत जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में एक इलेक्शन जैसी व्यवस्था लागू हो सकती है तो क्या हमारे देश में एक पाठ्यक्रम जैसी व्यवस्था लागू नहीं हो सकती है? शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा देना चाहती हूँ कि निसंदेह किसी राष्ट्र का विकास वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है। इस महत्वपूर्ण विषय पर हमारी सरकार गंभीर और संवेदनशील भी है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों प्रयासरत है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए हमारे देश में शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है, जिसके तहत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। जैसे देश की जीडीपी का 6% बजट शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा, जिससे विद्यालय, भवन और अन्य संसाधनों का विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में समान पाठ्यक्रम लागू करने के संबंध में हमारी देश की सरकार विचार कर रही है और इस संबंध में देश के शिक्षाविदों और विद्वानों से राय ली जा रही है और राय सुनवाई के बाद ही शिक्षा संबंध में हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। राज्यसभा से संदेश। माननीय महासचिव युवा संसद की राज्यसभा से प्राप्त संदेश पढ़ेंगे। महोदया, मुझे युवा संसद की राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है। युवा संसद को राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विभाग के अनुसार मुझे समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 के प्रति सभा पटल पर रखने का निर्देश हुआ है, जो राज्यसभा द्वारा 5 सितंबर 2024 को हुई बैठक में पारित किया गया था। राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक की प्रति पटल पर रखेंगे। महोदया, मैं राज्यसभा द्वारा पारित किए गए समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 एक प्रति सभा पटल पर रख दिया गया है। शून्यकाल शुरू किया जाता है। माननीय सांसद मिस शीतल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा देना चाहती हूँ कि हमारे देश में सीबीआई की निष्पक्षता, ईमानदारी एवं स्वायत्तता प्रसन्नचिन्ह है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में 11 साल बाद सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की याद दिला दी और कहा सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की छवि से बाहर आना होगा। गौरतलब है कि केंद्र एजेंसियों के राजनीतिक इस्तेमाल से नाराज होकर पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्य सीबीआई की जांच की नीति की सामान्य सहमति को वापस लिया था। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि सीबीआई की स्वायत्तता के लिए सदन में यथाशीघ्र विधेयक लाया जाए। धन्यवाद महोदय। सदन इस पर विचार करेगा। माननीय सांसद स्नेहा जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है और भारत को अभी तक इसमें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? धन्यवाद महोदया। माननीय विदेश मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ा
करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का जिक्र है। भारत ने सदैव से ही दुनिया में शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का चरितार्थ किया है। जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, जीडीपी, आर्थिक क्षमता, संपन्न विरासत और सांस्कृतिक विविधता आदि इन सभी पैमानों पर भारत खड़ा उतरा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वर्तमान परिदृश्य में समकालीन वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से प्रतिबिंबित करने हेतु यह आवश्यक है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्रदान की जाए। सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट वैश्विक परिदृश्य में भारत का मान बढ़ाएगी और इससे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बाहरी सुरक्षा के खतरों और भारत के खिलाफ राज्य प्रायोजित आतंकवाद के समाधान के खिलाफ तंत्र को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। इसीलिए हमारी सरकार सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। भारत G4 सदस्य भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है। महोदया, ऐसा नहीं है कि हमें इस मुद्दे पर सफलता नहीं मिली है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें वीटो पावर प्राप्त है। उनमें से 4 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस भारत के साथ समर्थक हैं। चीन के साथ कूटनीति स्तर वार्ता जारी है। अतः हमें यह विश्वास है कि भारत को अवश्य सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद महोदय। Now let us take up the calling attention. Mr. Rahul and Ms. Neha will call the attention of Prime Minister and Home Minister. माननीय नेता, प्रतिपक्षी नेता राहुल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान देश की कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों द्वारा निरंतर मांगे की जा रही है। मांगे ही नहीं बल्कि कई राज्यों में आंदोलन भी किए जा रहे हैं। कर्मचारी सरकार की रीढ़ होती है। 30-35 वर्ष सेवा देने के पश्चात सरकार को कर्मचारियों के लिए उनको सामाजिक सुरक्षा देना सरकार का दायित्व है। मगर यह सरकार पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर एनपीएस नामक छलावा कर रही है। और मैं सदन को यह भी अवगत करा देना चाहता हूं कि बेरोजगारी और महंगाई देश के चरम सीमा पर है। यही नहीं, नवयुवक हताश और गरीब परेशान है और किसान तो आत्महत्या करने को तैयार है। और माननीय प्रधानमंत्री जी सदन को यह बताने का कष्ट करेंगे कि इन समस्याओं से देश कब तक मुक्त हो पाएगा और सरकार इस दिशा में क्या प्रयास कर रही है। हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए हमारी सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम और अधिक आकर्षित बनाने एवं कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा एवं पारिवारिक वेतन पेंशन प्रदान के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लॉन्च की है, जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अंतिम वेतन का 50% पेंशन महंगाई भत्ता सहित दिए जाने का प्राविधान रखा गया है, जो हूबहू पुरानी पेंशन स्कीम की ही तरह है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि यह पुरानी पेंशन जैसी ही है तो आपकी सरकार पुरानी पेंशन योजना को क्यों बहाल नहीं कर देती है? शांति बनाने का आपको मौका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री को बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, यदि सरकार को इसमें कुछ और सुधार करने की गुंजाइश महसूस होगी तो आने वाले समय में कर्मचारी संगठनों से बात कर अधिक सुधार लाया जाएगा तथा इसमें अधिक सुधार किया जाएगा। बेरोजगारी के संबंध में मैं सदन को अवगत करा देना चाहती हूँ कि हमारी सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए सरकारी क्षेत्रों में रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से
यह भी अवगत करा देना चाहूंगी कि सभी लोगों को सरकारी सेवा में रोजगार प्रदान करना संभव प्रतीत नहीं है। तो अगर संभव प्रतीत नहीं है तो ये सरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे देती है? अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि बेरोजगारी के अनुपात में सरकारी क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना संभव प्रतीत नहीं है, क्योंकि उतने रिक्त पद हमारे पास नहीं है। इसीलिए युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं आरंभ की है। जैसे मुद्रा योजना में 20 लाख रुपए तक दिए जाते हैं, जिसमें युवा स्वरोजगार एवं औरों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना 2020, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप इंडिया योजना जैसी योजनाएं संचालित की गई हैं, जिससे आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। माननीय सांसद विद्या धन्यवाद। नक्सलवाद और आतंकवाद की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि इन दोनों घटनाओं से प्रतिवर्ष हजारों निर्दोष नागरिकों और सेना के जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। माननीय गृह मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि इन दोनों समस्याओं से देश को कब तक निजात मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा देना चाहता हूं कि भारत की आंतरिक सुरक्षा की चर्चा जब जब होती है, नक्सलवाद की समस्या एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। नक्सलवाद भारत की शांति, स्थिरता, प्रगति के लिए एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में 70-80 के दशक से ही उपस्थित है। सत्तारूढ़ होने के बाद से ही नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार ने सशस्त्र कार्रवाई तेज करने हेतु और भी अन्य प्रयास आरंभ किए थे, जिनका सकारात्मक प्रभाव अब दिखाई दे रहा है। देश के 44 नक्सल प्रभावित जिले पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो गए हैं। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय द्वारा 126 जिलों को नक्सल प्रभावित घोषित किया गया था। इन्हीं जिले में से आज 44 जिले पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त हो गए हैं। इन मंत्रालय की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 4 वर्षों में नक्सली हिंसा कम हुई है। Now the time for legislative business. Bill to be introduced and bill for consideration. Now the House will take up consideration to the Uniform Civil Code Bill 2024. माननीय गृह मंत्री जी। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विधेयक 2024 विधेयक संख्या 1 वर्ष 2024। महोदया, देश में सभी धर्मों समुदायों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने हेतु समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 सदन में प्रस्तुत कर रहा हूँ। विवाह और विवाह विच्छेद, उत्तराधिकारी, सहवासी संबंध विषयक विधि एवं तत्संबंधी मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए संक्षिप्त नाम और प्रारंभ और विस्तार। इस संहिता का संक्षिप्त नाम समान नागरिक संहिता 2024 है। यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिस सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। इसका विस्तार संपूर्ण देश पर है और निवासियों पर भी लागू होगा जो उस क्षेत्र के बाहर अधिवासित हैं, जिस पर इस संहिता का विस्तार है। अनुसूचित जनजातियों पर संहिता की प्रयोज्यता। संविधान के अनुच्छेद 368 के खंड 25 सहपठित अनुच्छेद 342 के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों एवं ऐसे व्यक्तियों व व्यक्तियों के समूह जिनके परंपरागत अधिकार भारत के संविधान के भाग 21 के अंतर्गत सुरक्षित हैं, पर संहिता में अंतर्विष्ट कोई प्रावधान लागू नहीं होगा। समान नागरिक संहिता क्या है? संविधान में समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्य की जिम्मेदारी बताया गया है, किंतु ये आज तक देश में लागू नहीं हुआ। एक समान नागरिक संहिता होने का आशय है कि व्यक्तिगत कानून एक समान सभी धर्मों के लिए सभी नागरिकों पर लागू होगा, किंतु भिन्नता है। व्यक्तिगत कानून संपत्ति, उत्तराधिकार और विरासत जैसे क्षेत्रों और विवाह एवं तलाक आदि पर लागू होता है। संविधान समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का आशय है कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वह किसी धर्म या जाति क्यों न हो।
समान नागरिक संहिता एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जैसे जुमलों की सरकार है। कहाँ है सबका विश्वास? विपक्ष को विश्वास में लिए बिना, एक वर्ग को विश्वास में लिए बिना ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा विवादास्पद बिल ले आए हैं। मैं इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष की तो जैसे आदत ही हो गई है हर अच्छी बात में विरोध करने की। कभी तो जनता ने विपक्ष को कहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं विपक्ष को बता देना चाहूंगी कि जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटता है, इन कानून की देश में कोई स्थान नहीं है। अब देश की मांग है कि देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर टिप्पणियां की है और सरकार को इस दिशा में उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिया है कि